स्पीड अब हमें कम करनी थी। 6000 से 1200 पे लेकर आना था। 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो था उसको हम 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए, वो भी स्पीड को कम करते हुए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इट्स लाइक एकदम से आपको रोकना है। आपने एकदम से ब्रेक लगाया पहले, तो 6000 की स्पीड से देखिए अगर कोई आ रहा है, एकदम से आपने पहले ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड कम की और फिर उसे एकदम से ऐसे नीचे चंद्रमा की तरफ आपने उसको नीचे गिराया। जी, एकदम से तो नहीं कहेंगे, पहले हम 7.4 पे पहुंचे, उसके बाद हमने उसे 50 डिग्री रोटेट करा लूनर सरफेस की तरफ, चांद की सतह की तरफ। उसके बाद 7.4 से हम उसे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए। स्पीड अभी भी हम कम करते जा रहे थे, और साथ ही साथ जब हम 6.8 पर आए उसके बाद हमने उसे 40 डिग्री और रोटेट कर दिया, जिससे कि वो जो चांद की सतह है उस पे 90 डिग्री बिल्कुल सीधा हो जाए, वर्टिकल हो जाए। और उसके बाद फिर हमने और उसकी स्पीड को कम करा, धीरे धीरे नीचे मूव करना स्टार्ट करा। जब हम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, फिर हमने स्पीड को और कम करा। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि कहाँ पर हमें अपना लैंडर लैंड करवाना है, वो कौन सी जगह है जहाँ हम लैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हम सबको पता है दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमें एक समतल जगह चाहिए थी, ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ आराम से वो लैंड कर सके। इसीलिए तो साथ ही साथ जो हमारा कैमरा था, जो साथ में ये भी पता कर रहा है कि यहाँ पर कोई हज़ार तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको 6.8 किलोमीटर से फिर हम लेकर आए 800 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, 800 मीटर की ऊंचाई के बाद हम अब हमारा चूंकि 90 डिग्री पर हो चुका है, बिल्कुल सीधा हो चुका है 800 मीटर की ऊंचाई पर, फिर हम स्पीड को कम करते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्पीड की बात करूँ तो ये अभी हम बढ़ा ही रहे थे। अच्छा ये बताइए कि चंद्रयान 3 की जो दूरी है इस समय, हमारे जो दर्शक हैं उनके घर से अभी चंद्रयान 3 किस समय कितना दूर होगा? लगभग 3,84,000। अब सबके मन में ये बात आई थी कि 3,84,000 यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर की जो दूर है, उसे हम यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उसे यहाँ से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे थे, या वो प्री प्रोग्राम था, ऑटो मोड में था? हाँ जी, ऑटो मोड में था। हमारे पास ऑन बोर्ड कंप्यूटर थे लैंडर में, तो उसकी मदद से यहाँ से हमने एक कमांड दी और उसके बाद फिर वो वहां से कंट्रोल हो जाता। अब सवाल ये है कि ये हमारा जो लैंडर है, ये वहाँ क्या करेगा, कितने दिन रहेगा और क्या करेगा? अगर मैं चांद की भाषा में कहूँ तो एक दिन रहेगा, पर चांद का एक दिन हमारा धरती के 14 दिन के बराबर है। तो वहां पर हमारा जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, और जो लैंडर है विक्रम लैंडर, वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए काम करेगा। ये अभी तक हमारा मिशन में हम लेकर चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उम्मीद है हमें, हमने इस तरह के अपने इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं कि शायद उस रात के बाद, चांद की रात के बाद, जब हमारा दोबारा वहां पे दिन आएगा, तो शायद हमारे रोवर और लैंडर फिर से चल रहे हैं। लेकिन मिशन की जो लाइफ है हम 14 दिन की ही मान के चलेंगे, पृथ्वी के 14 दिन की। अब इन 14 दिनों में ऐसा क्या था जो हम चांद पर खोज करना चाहते हैं, या ये हमें ऐसा डेटा भेजेगा, क्या क्या फायदा होगा हमें? हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजे लैंडर्स में, कुछ रोवर में भेजे हैं। तो इनकी मदद से पहली बात तो हमें जो चंद्रयान 1 जब हमने भेजा था उसका ऑर्बिटर, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिला था कि चांद की सतह पर पानी है, तो हम उसको खोजेंगे। दूसरी बात, वहां पर किस तरह के तत्व मौजूद है, किस तरह के, मैं कहूँ तो जो हमारे डेली लाइफ में लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, इन सब के बारे में वो स्टडी करेगा। बेसिकली लैंडर एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन रोवर जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर सकता है, वो जहां जहां जाएगा वहां से डेटा कलेक्ट करता रहेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है वो चांद के सतह पर एक गाड़ी की तरह, एक टैंक की तरह घूमता रहेगा, तो उसके पहिए बनाए गए। हाँ जी, उसमें 6 पहिए इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ क्रेटर्स बहुत है, गड्ढे बहुत है। तो यहाँ भी अगर हम सोचे कि अगर हमारी सड़कों में बहुत गड्ढे होते हैं तो बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है हमें, तो उसी तरह से हमें चांद पर भी बैलेंस बना के रखना है। इसीलिए 6 पहिए लगे, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, और वो जहाँ जहाँ से पास करेगा, कितना दूर तक जाएगा ये तो बिल्कुल तभी पता चलेगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि चांद की सतह
अच्छा, जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया जी। और इससे पहले जो दूसरे अंतरिक्ष यान उतरे हैं चंद्रमा, जैसे अमेरिका का मिशन था या फिर रशिया का था या चाइना का था, वो जो स्पॉट्स वो हमारे इस लैंडिंग स्पॉट से कितना दूर है? वो नियर देखिए, चांद की ना दो साइड है, जो हमें पृथ्वी से दिख रही है हम उसको बोलते हैं नियर साइड, और जो दूसरी साइड है जो हमें पृथ्वी से दिख ही नहीं रही है कभी भी, उसको हम बोलते हैं फार साइड। तो जो अभी तक लैंड हुए हैं वो नियर साइड में ही हुए, दक्षिणी ध्रुव पर कोई लैंड ही नहीं हुआ। इसीलिए रशिया भी चाहता था कि वो हमसे पहले लैंड कर जाए, उसने भेजा भी, पर कहीं ना कुछ इश्यू की वजह से वो फेल हो गया, और भारत पहला ऐसा देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ लैंड हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्पॉट था जहां हमने लैंड किया है, ये सबसे मुश्किल स्पॉट था यहाँ तक पहुंचना? ये सबसे मुश्किल था, अनटच्ड था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि कैसी सतह होगी, इसीलिए हमने अपने कैमरा लगाए थे, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय हमारे पास जो फ्यूल था वो कम था, जो हमने जगह डिसाइड करी थी वो हमने छोटी डिसाइड करी थी, तो इस बार हम पहले से ही ये मान के चले थे कि हम एक बड़ी जगह लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे दिक्कत आती है तो हम इसकी लैंडिंग की जो जगह है उसको चेंज कर सकें। तो हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी लिया था, हमने जगह भी बड़ी ली थी कि यहाँ नहीं तो यहाँ तो जरूर लैंड होके रहेंगे। तो इस बार मतलब इंतजाम ऐसा किया गया था कि अगर कुछ भी काम ना करे तो भी ये मिशन कामयाब होकर ही रहेगा। लैंड तो ये होकर ही रहेगा, इस तरह की हमारी तैयारी थी। जी, तो अब जो है अगले 14 दिन तक ये डेटा कलेक्ट करेगा जी। और उसके बाद फिर ये हम इसको क्या मृत मान लें, या अब अगली बार जब कोई और किसी देश का मिशन वहां पहुंचता है या हमारा ही मान लीजिए चंद्रयान 4 पहुंचता है, तो क्या ये फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा जैसे चंद्रयान 2 ने वापस हमसे बातचीत करनी शुरू कर दी? जी, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, इसलिए बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की लाइफ थी उम्र थी वो 7 साल की, तो अभी लगभग 4 ही साल हुए, 3 साल और वो अच्छे से काम करेगा, इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ऑर्बिटर रुका हुआ है। अब चंद्रयान के बाद, चंद्रयान 3 के बाद अगर हम कोई और मिशन भेजते हैं, कोई और देश भेजता है, तो देख सकते हैं नेक्स्ट सी क्या होगा, क्योंकि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहां पर टेम्परेचर -280 डिग्री तक जाता है, और ऐसे इतने कम तापमान में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी बैटरीज हैं, उनका वर्क करना दोबारा थोड़ा असंभव चाहिए। तान्या, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जी हमारे युवाओं को आज ये बताइए कि चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाएगा, जी फिर हमने मेहनत की और अब हमें सफलता मिली है, लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से क्या हमारे जो युवा हैं, वो इससे सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें इससे सीखना चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो गए, हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर इज द एंड, नो, हमें फिर से कोशिश करनी है, जो गलती हुई थी, जो चूक हुई थी, उससे सीखना है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, हमें कुछ नया उससे सीखना है, अपने आगे वाले टाइम में उसको ऐड करना है और फिर आगे बढ़ना है, और जैसे कि चंद्रयान 2 में हुआ, हमें इसी से सीखना चाहिए कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद हमने फिर कोशिश करी, और आज हम देश के वो पहला देश बन चुके हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हमारे तमाम लोगों को बताया। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा, और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा होगा, हमने बस स्कूल में तो पढ़ा है लेकिन कोई विज्ञान में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा आगे तक विज्ञान नहीं पढ़ा, उन्हें कई बार ये समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो चंद्रयान